प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है मैथ का आपका अनसॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 2025 के जो है वो हम करेंगे, जिसमें से हमने क्या नाम कुछ सीरीज भी स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ कारणोंवश जो है वो हम पूरी नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। तो हम अब जो हमारे पास, आपको पता है कि आपका पेपर 27 तारीख से 27 फरवरी को आपका गणित का जो है वो पेपर लगा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आज आपकी हो गई 10 तारीख, तो उसी हिसाब से हम लेकर के चलेंगे आपका। और इस 5 जो भी 7 सेट है, ये हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर कोई भी गैप ना हो और अच्छे तरीके से हम इसको करा पाएँ, ठीक है। तो 7 सेट में आपको हम इतना मतलब अच्छे से हर चीज़ों को, इसमें हम आपको हर चीज़ समझा देंगे। इसमें आपको ये भी हम समझा देंगे कि आपको कैसे पेपर हल करना है, जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें किस किस प्रकार से आपको जो है हल करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको हल कर उनको सिर्फ आपको आंसर निकालना है कुल मिला के, ठीक है। इसको हल करना या ना करना से कोई मतलब नहीं, कुल मिला के बस इसमें 4 में से आपको ऑप्शन लगाना है, तो ठीक है। तो इन हम कोशिश करेंगे, हम आपका जो एक सेट को 2 दिन लेकर के चलेंगे, जिसमें आपको भी ज़्यादा लोड ना पड़े और हम भी अच्छी तरीके से, आप इससे वीडियो भी नहीं लंबी पड़ेगी और एक एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से आपको समझा पाएंगे और उसको हम जितना गहराई तक जा पाएंगे उस गहराई तक वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे। जैसे कोई आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई सूत्र आया तो वहाँ पर जो जो उससे रिलेटेड फार्मूला बनेंगे वो बता देंगे। जैसे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से कोई सूत्र आया, जैसे शंकु का कोई सूत्र आया या शंकु का कोई सवाल आया, तो वहाँ से शंकु के जितने भी आयतन हो गया, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जितने भी उसके सूत्र बनते हैं वो सारे बता देंगे। तो हम इन 7 सेट में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले और आप पेपर में अच्छे से अच्छा कर पाए। तो चलिए, आज पहली वीडियो थी इसलिए इतना हमने आपको बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 सेट में एक सेट को हम 2 दिन लेकर के चलेंगे। एक दिन आपका पूरा कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन हो जाए और क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको हम पूरा आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज को पूरा डिटेल में, जहां तक हम इसका डिटेल जा सकते हैं वहां तक बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। तो अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो पूरा आपका हल निकल गया है, आपको पता होना चाहिए या नहीं पता है, तो आप सबसे क्लास 9th की प्लेलिस्ट हमारी बनी, उसमें सबसे पहली वीडियो हमने इसी में पूरा डिटेल में पूरा बताया है, ठीक है। तो वहां से आप इसे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, सारी संख्या समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बता देते हैं और इसको कैसे हल करना है ये भी पूरा डिटेल से लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन भले ही यहाँ पर हम आंसर तो बताएंगे ही, लेकिन पूरा डिटेल से भी लेकर चलेंगे कि अगर कोई ऑप्शन अगर आ जाए दोबारा तो आप उसे डिलीट कर पाए, सब हल कर पाए, ठीक है। तो चलिए, और सरल मेथड भी बताएंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है कि हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सुनो, सबसे पहले परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में आसानी से लिखी जा सके। तो P/Q के रूप में जो है वो आसानी से जो लिखी जा सके वो आपकी परिमेय संख्या होती है। अब जैसे हम आपको अगर एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में आप ऐसे समझो, जैसे आपका 4 भी हो गई परिमेय संख्या, 2 हो गई, 5 हो गई, 3, 1/2 भी कह सकते हैं, 5/2 भी कह सकते हैं और 3/2, इस प्रकार से etc इत्यादि आपकी जो है परिमेय संख्या होती है। कुल मिला के जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। अब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 4 भी को भी, क्योंकि देखो 1/1 कर सकते हैं ना, तो ये आपका P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें अपरिमेय संख्या। देखो तो जैसे आपका कहते हैं √3, ठीक है, √2 2 + √3, ठीक है, 4 + √5, इस प्रकार से। तो ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, ठीक। क्लियर हो गई ना बात। तो अब हमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। तो परिमेय संख्या कोई भी मतलब योग हमें बताना कि क्या होता है, तो यहाँ से आप इसे डायरेक्ट समझ सकते हो। देखो इसी में हम बता देते हैं। परिमेय संख्या आपको पेपर में भी ऐसे ही करना है, उसी में पेपर में हल करने की कोशिश करना है। बन जाए पहले बात तो 20 क्वेश्चनों को आपको कोशिश करना है कि पेपर में ही जैसे क्वेश्चन दिया उसी में हल हो जाए। पेन तो कॉपी कम ही उठाना है, यूज करना है, मतलब इस 20 क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या हमने बताया, जैसे परिमेय संख्या हम 2 मान लेते हैं,
प्लस क्या कह रहा है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या अभी हमने बताया आपका, जैसे रूट 3, तो ये पूछ रहा है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग क्या होगा। तो अब देखो परमेय संख्या 2 प्लस रूट, ये परमेय संख्या और ये रूट 3, मतलब ये टोटल संख्या बन गई। तो अब ये बताओ ये कौन सी संख्या बनी, परमेय क्या परमेय, तो ये कैसी संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। देखो ठीक है, हमने यहाँ पर भी 2 लिखा भी था, देखो 2 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 5, तो ये सारी कैसी संख्या होती है, ये अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे हमें आपको समझाना था, इसलिए हमने इतना आपको समझाया ना। आप डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते थे कि परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या को लिखा हमने, कोई भी आप एक्स वाई जेड हमने 2 लिखा, एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया, चलो परमेय संख्या 5 लिख दी। ठीक है, और अपरमेय संख्या कोई अपरमेय संख्या हमने लिख दी आपका रूट 3। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये आपकी कैसी है, तो कौन सी संख्या बन गई, अपरमेय संख्या बन गई। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसका वर्गमूल बन जाए वो नहीं। अब जैसे आप कह दो कि रूट 4, ये आपकी परमेय ही संख्या है, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि जो संख्या रूट में लिखी है वो सारी अपरमेय होंगी, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर रूट के अंदर कुछ संख्या है तो वो वर्ग ना बने, वर्ग मूल उसका ना बने। जैसे 16, रूट 16 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 4 का वर्ग है। अब इसमें कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें होगा जो वो बताइए। तो यहाँ से आप इसे 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इसका पूरा आप एलसीएम इस प्रकार से ले सकते हैं, गुणनखंड कर लीजिए 156 के कर लीजिए, तो 2 7 14 और बचे 1, 2 8 16, 2 से काट 2 फिर कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3 3 का 9, और ये तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखो 2 के कितने, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक है, इसे आप 2 का स्क्वायर भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा में 13। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। तीसरा नंबर, अब यहाँ पर थोड़ा आपको हल करके बता देते हैं। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 3x प्लस में 5y और बट्टे में आपका 3x माइनस का 5y बराबर में 7 बट्टे में 3। तो हमें क्या करना है, हमें x और अनुपात y का मान ज्ञात करना है। पर देखो क्या होता है, त्रिक गुणा हो जाता है ना, कैसी गुणा जैसे आप लोग कहते हैं, तो कर लो। 3 त्रिका 9x प्लस का 3 पचे 15y बराबर में 7 त्रिका 21x माइनस का 7 गुना 35y। ठीक हो जाएगा ना, चलो हल कर लो भाई इसको। अब ये 9x ये प्लस, अब क्या होता है इसमें x जो है वो सारे एक तरफ आ जाते हैं, y वाले जो सारे पद हैं एक तरफ आ जाते हैं। तो ये x का, ये वाला भी x का, तो इसको इधर ले आओ, तो 9x माइनस का 21x, तो कितना हो जाएगा आपका 12 बचेगा ना। इसे आप ऐसे भी हल कर सकते हो, या चलो हम लिख कर हल कर देते हैं। 9x माइनस का 21x बराबर में आपका यहाँ पर माइनस का 35y और माइनस का 15y। ठीक, हल कर लो। तो ये आप जब इसको 9x में से माइनस का 21x जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12x बचेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस का क्यों चिन्ह आया, क्योंकि माइनस की जो संख्या थी वो कैसी थी, बड़ी थी, इसलिए। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50y। 35 माइनस 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 जोड़ते हैं ना, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का। यहाँ से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो कितना आ गया x अपॉन में y। ठीक है, ये x, अब ये y गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर ये 50, ये यहाँ पर 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। बस हल कर लो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 25 अनुपात में 6 या 25 बट्टे 6, वो आप अपने देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका 25 बट्टे में 6, तो बस यही आपका ए नंबर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लो क्या कह रहा है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविध कर। तो विविध कर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर, यहाँ पर देख लो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0। डी बराबर सूत्र होता है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। ठीक है, तो बस क्या दिया गया था हमारे पास, हमें पता था 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0, ये दिया गया था। सॉरी। ठीक है, तो इसको हल कर लो। तो यहाँ से आपको पता है कि ये a का मान होता है ये वाला, ठीक है, ये b का मान होता है और ये होता है c का। इसकी तुलना भी कराते हैं यहाँ से हम, किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx
प्लस सी से तुलना भी कराते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर निकालना तो जरूरी नहीं, यहाँ पर लिखो, ठीक है। जब आपको इसे सॉल्व करना होता है जब दूसरे तीसरे नंबर पे, तब इसको आपको लिखना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर निकालना है, तो इसे आप डायरेक्ट बस इसको लिख करके, ये आपको पता है, जब आप बहुत सारे आपने प्रैक्टिस अगर अभी तक की होगी तो ये सवाल आप तुरंत ही देख सकते हैं कि यहाँ से ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा, सी का मान ये होगा। बस डायरेक्ट इसमें मान रख दो। बी का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, -2, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना, तो लिख दो -2 का स्क्वायर -4 और इंटू ए का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और सी का मान 1/3 दिया गया है, ठीक। बस इसे हल कर लो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2 गुणा में -2, तो ये 2 बार होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 4 आ जाएगा। तो +4 -4 गुणा में 3 से ये वाला 3 काट दो, 4 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 0 नंबर। अब देखो 5वां नंबर, इसमें क्या कह रहा है, ये आपका सारणी का माध्य निकालना है। तो माध्य की 3 विधियां होती हैं, एक होती कल्पित माध्य विधि, एक होती पग विचलन विधि, और एक होती प्रत्यक्ष विधि। तो इन तीनों में सबसे सरल विधि कौन सी होती है, प्रत्यक्ष विधि। अभी धीरे धीरे हम जब 7 सेट आपको कराएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने 7 सेट में कितना सारा जो है, कितने सब्जेक्ट को, मतलब चीजों को अंदर तक पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको बना लेते हैं ना। देखो, तो अब ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ये आपका जो दिया गया था वर्ग अंतराल बारंबारता, हमें मध्यमान और क्या नाम मध्य, उसका माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है आपका, ये इसे हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है, ये सरल, सबसे सरल विधि यही है, तो इससे आप कर सकते हैं सिग्मा FI XI और आपका बट्टे में सिग्मा FI, इसका सूत्र होता है। अब ये आप निकालेंगे कैसे, सो थोड़ा समझ लो। यहाँ पर क्या होता है, जब मंद मान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये होती है आपकी ऊपरी सीमा, ठीक है, ये ऊपरी सीमा समझ लेना, और ये होती है आपकी निचली सीमा, ठीक है। तो मध्य मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में 2 करते हैं। ये हो गई ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा बट्टे में 2 करते हैं, तो 4 2 6 बट्टे में 2। अब सब में आपको ऐसे ही करना है। अब फिर इसको उठाना है, ऊपरी सीमा प्लस में निचली सीमा, तो मतलब 6 4 10 और बट्टे में 2, तो कितना आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार से, हाँ, और बट्टे में 2 होगा तो 5, फिर से बार 8 6 14, फिर आपका बट्टे में 2 तो 7 आ जाएगा। इसके बाद से फिर यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी माफी चाहिए, ठीक है। 4 2 6 बट्टे में 2, तो काटोगे आप 3 आएगा ना यहाँ पर, 3 और 5। अब देखो 2 2 का अंतराल आ रहा है ना, तो 2 2 का आपका करते जाओ, 3 2 5 2 7 2 9 और फिर यहाँ पर 11 आएगा। तो इस प्रकार से आप मध्यमान निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमें FI XI भी निकालना होता है, तो इनको, इन दोनों को हमें गुणा करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो कर लो। 2 3 6 और 4 5 20, 7 7 49 और 3 9 27 और आपका 11 चौको 44, ठीक है। अब बस अब इन्हें जोड़ लो। हमें क्या सूत्र में क्या होता है, सिग्मा FI XI, तो इनको जोड़कर पूरा लिख लो और फिर इसके बाद इनको जोड़कर लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 3 7 7 7 4 3 7 7 14 और 14 4 18 2 20, इसे जोड़ लो। तो इसे जोड़ने में आपका आएगा 146, ठीक है। आप जोड़ लेना इसको, यही आएगा। अब यहाँ पर कर लो, तो इसका जब मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 146 FI XI, 146 बट्टे में FI का मान 20। हल कर लो इसको, 2 से काट लो, 2 7 14 2 3 6 बट्टे में 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से 0 अगर आप हटाओगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई ना बात। यहाँ से देखो, जैसे आप जैसे 4 कोई भी संख्या जैसे 2.3 लिखी है, तो आप क्या करते हो, आप दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाते हो ना, तो वही हमने किया। यहाँ पर 0 पहले से लगा था, हमें 0 और यहाँ से नीचे से हटाना था, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। अगर फिर आप यहाँ से दशमलव हटा दोगे तो फिर नीचे 0 लग जाएगा। समझ में आएगी ना बात। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है वो DE, त्रिभुज ABC में ये जो दिया गया है, इसमें DE समांतर है BC के। तो इस प्रकार से चलो इसको बना लेते हैं पहले, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, तो यहाँ से मैं AB की ये वैल्यू पता है, ये वाली भी पता है, ए भी पता है, और हमें क्या निकालना है, AC की जो माप है वो AC की माप हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर और देखो एक चीज़ कही गई है कि जो DE है वो समांतर है BC के। तो यहाँ पर आपकी थेल्स प्रमेय लगेगी, ठीक है। जो DE है, ये वाली जो है DE, ये समांतर किसके है, BC के, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से लिख दो इस प्रकार से,
हल आप डाल सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव, लेकिन अगर बता रहे हैं कि जैसे आपको दूसरे तीसरे नंबर में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसके लिए आप ऐसे हल करें, ठीक है। तो डी ई समांतर है बी सी के, तो यहाँ पर आप किससे लगाएंगे, थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से इसको यूज कर सकते हैं, क्या, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से में होता क्या है जो ये वाला होता है इसके बट्टे, मतलब इस ये और ये ए डी बट्टे में डी बी, जो ये बराबर होता है ए ई बट्टे में ई सी के, मतलब इसके जो बट्टे है ये है इसके बराबर होता है। तो देखो इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो ए डी है वो बराबर बट्टे में डी बी बराबर होता है ए ई बट्टे में ई सी के, ठीक है। तो जहाँ हमें ए डी की वैल्यू पता है, ए डी की वैल्यू कितनी है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ए डी की वैल्यू कितनी दी गई है, अब देखो ध्यान से, ए डी, तो ए डी की वैल्यू 1.5 दी गई है और आपका डी बी की दी गई है 3, ए ई की हमें पता है 2 है, और ई सी की जो है वो कितनी दी गई है, ई सी की है, ई सी की वैल्यू जो है हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख लो ई सी, हल कर लो, यहाँ दशमलव हटा दो, यहाँ दशमलव लग जाएगा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो ई सी बराबर जो आपका कितना है, देखो कैंची गुणा करोगे ना, तो ई सी बराबर 2 दूनी 4, तो ई सी का मान कितना आ गया 4। लेकिन हमें ई सी का मान नहीं निकालना था, हमें किसका मान निकालना था, ए सी का मान निकालना था। तो ई सी की वैल्यू ये 4 हो गई, तो ए सी की टोटल वैल्यू कितनी होगी, 4 ये है 2 ये, तो जो ए सी के मान हमारा कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2, तो ए सी की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 6 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 6वां नंबर। अब 7 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। देखो अब 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि जो आपका बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी हमें जो है वो निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो दूरी का सूत्र सबसे पहले क्या होता है, बीच की दूरी के लिए, तो ये आपको सूत्र पता होंगे तभी आप ऐसे सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो सूत्र याद कर लीजिए। तो जितने भी हम 7 सेट में सवाल लगवाएं उनके जितने भी सूत्र लिखवाते जाएं वो आप भी याद करते जाइएगा, ठीक है। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है क्या होता है y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ये आपके बीच की दूरी का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिंदु दिए गए थे 2, 3 और 4, 1, ठीक है। तो इनकी हमें बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है ये आप जानते ही होंगे कि ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये आपका y2 होता है, ठीक। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। आप देखो ध्यान से हल कर लो, बस इसमें आपको इसमें मान रखना है, सारा सवाल जो है सारे सरल है, बस यहाँ पर आपको अगर सूत्र पता होगा तभी ऐसे सवाल आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और x2 की वैल्यू 4, 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस का। इसी प्रकार से देख लो y1 की वैल्यू कितनी दी गई है, y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 2 होगा, लेकिन 2 का माइनस 2 का गुणा हम 2 बार करा रहे हैं, तो ये आपका प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। प्लस का ये 3 में से 1 जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो 4 और 4 रूट का 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये आंसर दे रहा है किसमें, देखो आंसर दे रहा है, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट का 8 दे रहा है तो यहाँ पर आप इसे पहले से यहाँ पर गुणा करा लो, गुणनखंड कर लो इसका, 4 गुणा में 2, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का होता है ना, तो बस 2 इसको लिख दो, 2 रूट में 2। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 रूट 2 मात्रक, ठीक। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ये देखो 2 रूट 2 मात्रक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये दिया गया है तो अब मूल बराबर है, तो मूल समान है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखो देख लो ये देखो ये दिया गया है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। मूल समान हो तो सबसे पहले उसके लिए सूत्र क्या होता है, ध्यान रखो, अगर मूल समान है, ठीक है, आप लोग नंबर डाल सकते हो, हम सिर्फ आपको सवाल समझा रहे हैं। मूल अगर समान है तो उसके लिए होता है कि जो बी स्क्वायर होता है वो सेम विभक्तर वाला लगता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो बराबर होता है 0 के, ठीक है। और हमारे पास समीकरण क्या दिया गया था, स्क्वायर यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का आपका 12x और प्लस में m बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पर इसके मान रख दो, ये आपको पता है a का मान है, ये b का मान है, और ये आपका c का मान, ठीक है। यही मान हमें निकालना है। तो बस b का मान कितना है, b स्क्वायर ना, तो 12 12 हम 144 पर ऐसे कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर और माइनस का
4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान ये एम दिया गया है। अब यही मान निकालना है हमें, बस हल कर लो इसको। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12 एम बराबर में 0। 144, अब ये माइनस का 12 ना इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 एम। गुणा में है ना 12, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, काट दो तो एम बराबर कितना आ जाएगा 12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो जो आपका 8 नंबर सवाल था उसका आंसर कितना हो जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो 8वां नंबर सवाल का, ठीक, ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देख लो आपका 9 नंबर सवाल, इसमें क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल सरल है कि 15 और 25 का जो एचसीएफ ये दिए गए हैं और उनका एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आपका एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा भी होगा, डाल देते नंबर कौन सा है आपका 9 नंबर सवाल। इसके लिए सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, पहली इंटू दूसरी संख्या का एचसीएफ इंटू पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम। यही तो होता है, जहाँ पर हमें पता है कि जो पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 25 है और किसका क्या दिया गया है एचसीएफ 5 दिया गया है, एलसीएम हमें निकालना है। तो निकाल लो, 5 गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। यहाँ से इसको हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ लेना। यहाँ से इसको गुणा में था, इधर हटा के यहाँ भाग में कर दिया, यहाँ से काट दिया, 5 से 15, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम इसका 75 आ जाएगा। ठीक, 25 से 75, ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल था, इसलिए थोड़ा सा जहाँ समझाने का होगा वहाँ हम समझा देंगे, यहाँ ज़्यादा कुछ समझाना वैसा था नहीं, हमें थोड़ा सरल लगा इसलिए हमने जल्दी से थोड़ा शो कर दिया। ठीक है, और बाकी था ही वो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव ही। अब आ जाओ 10 नंबर देख लेते हैं। अब इसमें हमें सार्व अंतर एपी, ठीक है, एपी जीपी आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें सार्व अंतर बताना है, तो इसको हम यहीं पर हल कर सकते हैं, देखो ध्यान से इसको यहीं पर हल करके दिखा देते हैं। सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है डी, ठीक है, जिसे हम लोग अंतर बोलते हैं। जैसे इसमें ऐसे समझो, जैसे क्या नाम, एक दिया गया है 3 5 आपका 7, तो बताओ इसका सार्वंतर क्या है, इसका डी क्या है, तो इसका डी कितना है 2, क्योंकि इसमें देख पा रहे हो हम अंतर 2 का है, +2 यहाँ पर भी हो रहा है, +2 यहाँ पर भी हो रहा है, +2 यहाँ पर भी हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने का अंतर है। तो देखो 3 -2 हो रहा है ना, -2, तो सब में -2 हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो -2 है आंसर हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि जो 1 है यहाँ पर कैसे -1 आ रहा है, तो -1 इस प्रकार से आ रहा है कि आपने देखो पढ़ा होगा कि इस प्रकार से संख्या चलती है कि यहाँ पर पहले जैसे -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 आती ना, तो उसी प्रकार से घट करके ये वाली -1 आई। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो इस प्रकार से ये आपका -2 का जो है अंतर चल रहा है दोनों में। ठीक है, ये बस पहली संख्या से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो 3 से 1 हो रहा है, तो -2 का ही अंतर चल रहा है। ठीक, जिस प्रकार से यहाँ पर देखो ये 2-2 का अंतर चल रहा था, 2-2 बढ़ रहे थे, यहाँ पर 2-2 का अंतर उससे चल रहा है इस प्रकार से। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या निकालना है, अब इसमें माध्यक वर्ग निकालना है। ठीक है, 11 नंबर सवाल में इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। देखो ठीक है, समझो यहाँ पर हमें यहाँ पर संचय बारंबारता यहाँ पर निकालना, देखो आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है ये देखो यहाँ से हमने आपका वर्ग अंतराल लिख लिया है, ये चीज़ लिख ली है, और ये बारंबारता लिख ली है। ठीक है, अब हमें संचयी बारंबारता निकालेंगे तभी हमारा माध्यक वर्ग जो पता चल पाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए कुछ ऐसा होता है कि इसमें क्या करते हैं, आप ऐसे कर सकते हो कि देखो सबसे पहले इसको लिख देते हैं, जो ऊपर यहाँ पर लिखा है बारंबारता 2, फिर इसमें हर तो जोड़ते चलते हैं, 2 7 9, फिर 9 में 3 जोड़ते चलेंगे, 9 3 12, 12 में 10 जोड़ कर चलेंगे 22, और 22 में 4 जोड़ करके चलेंगे 26। इस प्रकार से ये होता है। फिर क्या होता है, फिर हम यहाँ पर इसको ये चीज़ देखते हैं कि जैसे आपका आ गया, फिर यहाँ पर ये जो होता है ये n होता है, n होता है। तो अब इसका हमें निकालने के लिए माध्य कह सकते हैं पास से, तो यहाँ से हम 26 इसका बट्टे 2 कर देते हैं, n/2 इसके लिए सूत्र होता है। ठीक है, n/2 जब आप सूत्र लगाएंगे तो 26 बट्टे में 2 होगा, काटेंगे तो 13 आगे जाएगा। अब आपको इस संचयी बारंबारता में देखना है कि 13 कहाँ पर आएगा। 13 इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी 12 है, 13 तो आएगा नहीं, इस वाले में जो है हमारा 13 आ जाएगा, 22 वाले में। तो ये इसी में जो है हमारा 13 आएगा, क्योंकि 13 इसी में आएगा। ठीक है, फिर अब इसके सामने वाला जो होता है यही हमारा जो है माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 15 से 20 जो है ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, और ये जो 15 से 20 है ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 से 20 डी नंबर आंसर, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
क्लियर हो गए ना। इस प्रकार से माध्यक वर्ग निकालते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। अब देखो 12 नंबर सवाल। अब 12 नंबर आप सवाल देखोगे तो देखो इसमें कह रहा है कि जो आपका ये देखो 10 जो a बराबर 1 दिया गया है, और तो हमें क्या निकालना है 2 sin a इंटू कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, अब हमें देखो 10a, अब इसे हल करना है तो हमें इसके मान निकालना है। तो इसके लिए देखो आप अब देखो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जितने भी साइन कॉस टेन कॉट के मान हैं पता होना चाहिए। मान कहाँ तक होते हैं, साइन 30 का मान 45 का, कॉट 30, कॉस 45, ये सारे मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर पहली बात तो आप देख लीजिएगा आपकी किताब बुक में लिखा होगा। अगर ये हमको मतलब अगर हम कल आपको ये याद होनी चाहिए, कल याद कर लीजिए। अगर फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बताइएगा कमेंट करके, फिर हम आपको एक जो है वो वीडियो में इस चीज़ को समझा देंगे। ठीक है, पूरा आपको एक बार से समझा देंगे। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो देखो 10 में आपका 10 में बात करें तो 1 किसका मान होता है, तो 10 45 का मान जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो अब ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा और a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक, बस अब a का मान 45 आ गया, इसमें रख दो, तो बस रख दो 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, ये डायरेक्ट रख लेते हैं यहाँ पर। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान क्या होता है √1/√2। ठीक है, अब √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाता है ना। जब √2 का गुणा √2 में करेंगे तो हमारा क्या आता है 2 आता है। ठीक है ना, तो ये जब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। थोड़ा हमने डायरेक्ट किया है लेकिन समझा दिया यहाँ पर आपको, यहाँ पर बस थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई ना। अब आ जाओ 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ये आपका 12 नंबर सवाल था। देखो इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना और थोड़ा ध्यान से करेंगे भी, कि एक वृत्त का केंद्र है से पहले सबसे पहले एक वृत्त बनाओ। यहाँ पर ये हमने एक आपका वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका ये वृत्त बना। फिर आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त बना है, स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा, इस प्रकार से यहाँ से निकाल देते हैं। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी दी गई, ये देखो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर आपकी दी गई है। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। कहाँ से, वृत्त के केंद्र से। ठीक है, यहाँ की ये वाली लंबाई जो है ये कितनी दी गई, ये वाली जो लंबाई है ये हमारी 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या करना है, हमसे क्या कह रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब ये वाली जो लंबाई है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक है, तो बस अब आप यहाँ पर देखो एक प्रकार से आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप जानते हैं ये वाली कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये वाली आधार होती है और ये वाली लंब होती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका केंद्र, तो यहाँ पर O मान लो, ये आपका Q है, Q बता रहा था, और यहाँ पर आप A B कुछ भी P मान लो। ठीक है, इस प्रकार से अब बस इसको हल कर लो। हमें लंब पता है, आधार पता है और कर्ण भी पता है, हमें लंब निकालना है। तो इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा। क्या सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। बस यहाँ पर मान रख लो, कर्ण स्क्वायर का मान कितना लिया गया 25 का स्क्वायर बराबर लंब का मान, लंब स्क्वायर का हमें मान पता नहीं, लंब स्क्वायर का मान निकालना है, और आधार स्क्वायर का जो मान है वो कितना है 24 का स्क्वायर। बस हल कर लो, बिल्कुल सरल सवाल था। 25 का वर्ग, अभी आपको याद होना चाहिए, वर्ग घनत्व और ये सब सारी ये चीज़ें याद कर लो। अभी आपके पास वैसे आप तैयारी करते चल रहे हो, लेकिन इस टाइम बस आपको हम मतलब प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे और किस प्रकार से आप जो है टाइम अपना बचा सकते हो इन सवालों में। ठीक है, छोड़ना तो आपको कुछ है भी नहीं वैसे भी। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे अभी तो पहला सेट है, पहला दिन है, आपको जैसे आप उसके साथ 7 सेट हमारे साथ कंप्लीट होते रह जाएंगे और जैसा हम बता रहे वैसा आप करते जाएं, आपको पक्का बता रहे हैं कि पेपर में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो, फिर अब 25 का वर्ग आप करोगे तो क्या होता है, 25 का होता है 625। ठीक है, और 24 का होता है 576। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट हल कर ले रहे हैं। ठीक है, 24 का जब यहाँ पर आप प्लस का है ना इधर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में L स्क्वायर। ठीक,
इसको आप जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 में से 6 जाएगा, नहीं 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे 9, और यहाँ पर बचा 1, ठीक, क्योंकि ये अपन ने कहाँ से लिया था, 1 में से तो 7 जाएगा नहीं, इससे 1 हाथ से ले लो, 11, 11 में 7 जाएंगे 4, तो जो एल स्क्वायर का मान हो गया वो होगा आपका 49। तो अब 49 किसका आपका वर्ग होता है, या कह सकते हो 49 किसका वर्गमूल होता है, तो 7 का होता है, ठीक है, 7 का, तो एल बराबर जो है हमारा 7 आ जाएगा, 7 7 49, तो 7 का ये वर्ग होता है, ठीक है। तो एल बराबर हमारा 7 जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। क्लियर हो गया ना, 13 नंबर भी समझ में आ गया ना। बस यहाँ पर थोड़ा आपको समझना ये चीज़ था कि आप कह रहा था कि क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर, बस यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाली 24 सेंटीमीटर है, और जो केंद्र से ये वाली दूरी जो कह रहा है वो 25 सेंटीमीटर में ये निकालना था, तो जो हम निकाल चुके हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, जिसे हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी का। इसमें कह रहा है कि एक मीनार है कि ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करो। हमें क्या मान ज्ञात करना है, उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। तो अब आप इससे पहले समझो कि उन्नयन और अवनमन होता क्या है। उन्नयन क्या होता है, ऐसे समझो कि देखो उन्नयन कोण जब हम आपका ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ नीचे खड़े हैं, यहाँ से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये हमारा होता है उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर खड़े हैं, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये होता है हमारा अवनमन कोण। जिसे आप लिख भी सकते हो, क्या बोला मैंने, हमने ये बोला कि अगर जैसे जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, नीचे देखोगे, तो वो होता है अवनमन, ठीक है, अवनमन, ठीक। और जब आप नीचे से ऊपर देखो, ठीक है, ऊपर, तो वो होता है आपका उन्नयन, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। अब कह रहा है कि जो एक मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। तो सबसे पहले ये मीनार है आपकी, हाँ देखो ये आपका इस प्रकार से हमने मीनार बना दी, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ये आपका 20 मीटर दी गई है, 20 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया का मतलब देखो, अगर मीनार ये है तो इसकी छाया इधर बनेगी ये वाली, तो यही इसकी छाया की बात हो रही है। तो जो इसकी लंबाई दी गई है वो 20√3 दी गई है। तो अब हमें क्या बताना है कि उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें उन्नयन कोण मतलब आप कह सकते हैं डिग्री में जो उन्नयन कोण की कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, हमको ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो आप जानते हो यहाँ पर आप ऐसे सवालों में 10 लगाएंगे, 10 थीटा का उपयोग करते हैं, तो उसी को लगा लीजिए। 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार। तो आप ये कैसे याद कर सकते हैं, आपको पता होगा लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का, तो यहाँ से आप सारे याद कर सकते हो। ये साइन के लिए होता है, साइन के लिए, लंब बट्टे कर्ण, ये कॉस के लिए होता है, आधार बट्टे कर्ण, और ये होता है टेन के लिए, लंब बट्टे आधार। फिर ये इसका सेम उल्टा हो जाता है, अगर आपको कॉट के लिए निकालना है तो इसका उल्टा आधार बट्टे लंब हो जाता है, अगर आपको सेक के लिए निकालना है तो कर्ण बट्टे आधार हो जाता है, और अगर आपको कौशिक के लिए निकालना है तो कर्ण बट्टे में लंब हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के रखी होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर आपसे कह रहे हैं तो हम चीज़ों को आपको हर चीज़ को अंदर तक जाए, जहाँ तक मतलब समझा पाएंगे वहाँ तक चीज़ों को समझाते चलेंगे, ठीक है। हम ये मानकर चलेंगे कि आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से और आप पूरी कोशिश अपने हिसाब से करेंगे, जो भी आपका 17 दिन बचे हैं कि उसमें हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट डिलीवर्ड कर पाएँ, ठीक है। देखो ध्यान से, लंब का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया है, और आधार का मान दिया गया है 20 बट्टे में √3, ठीक है। अब यहाँ से आप काट लो उसको, ये कट जाएगा ना 20 से 20। तो अब 10 में, अब देखो हमने कहा था मान आपके लिए जरूरी है, मान आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। मान के लिए आप या तो आप बुक में लिखे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप खोलेंगे वहाँ पर लिखे होंगे, से देखो 10 थीटा। अब 10 में जो 1 बटे √3 किसका मान होता है, 10 तीसंस का मान होता है, किसका होता है, 10 तीसंस का, ठीक है। 10 काट, तो बस यही हमारा जो है क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा कितना, 30 अंश, ठीक। क्लियर हो गई ना बात, यही हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा 30 अंश का मान, ठीक। समझ में आ गई ना बात। अब आ जाओ कौन से नंबर सवाल में, आपका 15 नंबर सवाल है। वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त का एक चाप है, उसके केंद्र पर
30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल आप तब ही लगा पाएंगे जब आपको इनका सूत्र जो है अच्छे से कंफर्म होगा। अगर सूत्र नहीं याद है तो फिर आप ऐसे सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसके देखो 2 सूत्र हम आपको देखो डायरेक्ट सूत्र भी बताते चलेंगे आपको हम। जैसे 2 सूत्र इसके होते हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है और एक त्रिज्यखंड का आपकी परिधि होती है, परिमाप कह सकते हैं। तो सबसे पहले वो दोनों सूत्र लिख लीजिएगा, देखो ध्यान से। ये देखो, हाँ यहाँ पर सबसे पहले दोनों सूत्र लिख दें, फिर उसके बाद आपको उसका सवाल भी बताते चलते हैं। और जितना हम अब भाई देखो, अब जब तक जो तक आपने किया वो किया, अब जितना हम करवाते हैं आपसे जहाँ जितने सूत्र हर चीज़ लिखवा रहे हैं उसको आप कॉपी में सारे सूत्र एक जगह लिखते जाइए और उसे अच्छे से याद करते जाइए। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। ठीक है, इसी प्रकार से एक और आपका होता है अगर आपसे कह दें कि त्रिज्यखंड का परिमाप या आप कह सकते हैं परिधि, ठीक है, वो अगर उसकी बात हो जाए तो वो होता है 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। ठीक है, समझ में आएगी ना बात? क्या हो रहा है इसमें? ठीक, क्लियर हो गए ना? तो ये हो गए आपके दोनों सूत्र समझ में आ गए ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 और 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या अभी बोला हमने आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। बस हल कर लो, बस सिर्फ मान रखना अगर आपको सूत्र पे याद है तो आप सवाल को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर सूत्र ही नहीं याद है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। 22/7 आर का मान ये रखो और थीटा का मान कितना है 30 बट्टे में 360। हल कर लो। अब देखो ऐसा करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक, 0 से वाला 0 कट जाएगा और फिर उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट दो, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तेई 6। तो आपका कितना आ जाएगा 154 बट्टे में 3। ठीक है, 22 सत्ते 154 बट्टे में 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर में स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो गया ना? तो ये देखो ये आपका आंसर भी आ रहा है 15 नंबर देखो। ठीक, क्लियर हो गया ना? अब आ जाओ, देखो ये वाला तो इसे आप ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। तो अब इसमें कह रहा है जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। देखो जोकर की टोपी कैसी होती है आपने देखा होगा, इस प्रकार से, ऐसे ही तो होती है इस प्रकार से। तो ये किस आकार की होती है, ये होती है आपकी शंकु आकार। शंकु आकार आपने पढ़ा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। तो ये आपका इसका आंसर बिल्कुल सरल था, तो शंकु आकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है इसमें आपका 17 नंबर सवाल में कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपकी 3 विधि होती है माध्य निकालने की। एक होती है कल्पित माध्य विधि, एक आपका कल्पित माध्य और एक पग विचलन विधि, और एक होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो सबसे सरल विधि होती है वो ये प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक, और प्रत्यक्ष विधि से अभी हमने जो माध्य निकाला था इस वाले सवाल में, तो वो हमने प्रत्यक्ष विधि ही लगाई थी। जब हमने सूत्र लगाया था, आपको याद हो कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में एफ आई। ठीक है, तो वो हमने आपका वो आपकी प्रत्यक्ष विधि ही थी, तो वही सबसे सरल विधि। तो अभी हम तीनों को आपके सूत्र लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, और सूत्र आप उनको याद भी कर दीजिएगा। देखो तीनों के सूत्र लिख लो, फिर अगर अभी इसके सवाल आएंगे तो तीनों के सवाल भी अच्छे तरीके से उनके जो मान होते हैं वो भी बता देंगे। देखो ध्यान से लिख लो यहाँ पर सूत्र तीनों, क्योंकि सूत्र जरूरी, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र भी, अब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है आपके कि कल्पित माध्य विधि निकालने का सूत्र बताइए। ठीक है, तो इसलिए आपको सूत्र तो आना ही चाहिए, फिर इसके हम सवाल भी बता देंगे कभी। ठीक है, देखो ध्यान से ये आएंगे, या जैसे हमने आपका प्रत्यक्ष विधि से निकाल के दिखाया था, अभी अगर आगे सवाल आएंगे तो इसे हम कल्पित माध्य विधि से भी बता देंगे। तो जो कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है E प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, इस प्रकार से। और आपका जो पग विचलन विधि का सूत्र होता है वो क्या होता है, पग विचलन विधि का सूत्र होता है ए प्लस में सिग्मा एफ यू अपॉन में एफ और इनटू में एच, ये होता है पग विचलन का। और अभी हमने उसका प्रत्यक्ष विधि का बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में एफ आई। ठीक, क्लियर हो गया ना? तो ये 2 सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ये 2 सूत्र। ठीक है, सूत्र सारे आपको याद करते ही जाइएगा। एक वो हमने 2 ऊपर लिखवाए और एक ये वाला सूत्र। ठीक,
क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। एक बार बोल देते हैं फिर से कि ये लिखा है सिग्मा ए प्लस में सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह होता है एफ आई डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, और ये पग विचलन का होता है कि ए प्लस में सिग्मा एफ यू, ये यू लिखा है, ठीक है, बट्टे में सिग्मा एफ इंटू में एच, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पर आपका सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि डी क्या होता है, आपका यू क्या होता है, एफ क्या होता है, ए क्या होता है, एच क्या होता है, ठीक। क्लियर हो गया ना। अभी ज़्यादा मतलब इसके सवाल अगर लगाएंगे तो फिर आपकी क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ को भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ इसमें क्या कह रहा है, फिर देखो, फिर इसमें कह रहा है आपका 18 नंबर सवाल में कि जब, हाँ सॉरी 19 नंबर, हाँ 18 नंबर है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है और माध्यिका 24 है तो बहुलक, तो बहुलक के लिए डायरेक्ट आप सूत्र याद रखिए। बहुलक का ही सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ध्यान रखो, ध्यान रखो। ये भी देखो सूत्र देखो, सब सवाल आपको सूत्र से लग रहा है। वो एडवांस में तो जितनी होती सारे सूत्र से ही, सूत्र पर ही आधारित होती है, तो सूत्र तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ऐसा है कीजिए, अगर आपको अभी तक जितना हम बताते चल रहे हैं उतने सारे सूत्र आप याद करते चलिए। बहुलक बराबर एक सूत्र होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 में माध्य, ठीक। हल कर लो इसको। तो हमें बहुलक निकालना है, माध्यिका हमें पता है, माध्यिका कितने दी गई है, माध्यिका 24 है, 3 इंटू माध्यिका 24 है, और माध्य जो दिया गया है, माध्य आपका 15 दिया गया है, ठीक है। ये देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं, माध्यिका आपकी 24 है, ये देखो माध्यिका 24 है और माध्य आपका 15 है, ठीक। अब हल कर लो इसको। तो आप हल करोगे तो 24 से 48 और सॉरी 72 और 15 दूनी 30, घटाओगे तो आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। 72 में से 30 घटाओगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये सूत्र याद रखो, क्या, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस पे 2 माध्य। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कितनी सम संख्या मतलब आती हैं। तो सबसे पहले देखो ये हल कर लेते हैं, इसके 19 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखो देखो ध्यान से समझो। तो अब क्या कह रहा है कि पासे, अब सबसे पहले बताओ कि पासे में टोटल कितनी होती है, कुल संख्या पासे टोटल कितनी होती है, टोटल 6 होती है ना, पौ से लेकर के 2 3 4 5, तो टोटल पहले कोई भी संख्या आ सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 यही होती है, इसके अलावा तो कोई संख्या होती नहीं पासे में, यही सारी संख्या पासे में होती है, ठीक। अब इसमें कह रहा था कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब बताओ इसमें प्रायिकता, इसमें सम संख्या कौन कौन सी आपका 2 सम संख्या हो गई, एक 4 हो गई और 6 हो गई। तो इनकी हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि पी बराबर होता है अनुकूल संख्या। अनुकूल संख्या का मतलब कि इनकी अंक, ठीक है। टोटल कितने 3 अंक है, अनुकूल अंक बट्टे में कुल अंक, कुल अंक कितने 6, बस काट दो, 3 कम 3 6, बिल्कुल सरल सवाल था, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो बस इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा था कि सम संख्या की प्रायिकता निकालनी, तो सम संख्या ये तो होती है, बस सम संख्या। तो इसका सूत्र क्या होता है, आप लिख सकते हो कि P बराबर अनुकूल संख्या, मतलब जितनी संख्या इसमें आई है इसमें, और कुल संख्या, अनुकूल संख्या और कुल संख्या, ठीक। ये इसका सूत्र होता है प्रायिकता के लिए, ये निकालने के लिए। क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ आपका 20 नंबर सवाल में। अब इसमें भी आपका प्रायिकता सवाल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपका 52 पत्तों वाला, ताश वाला, इसको थोड़ा हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे। आ जाओ देखते हैं। आयो देखो, सबसे पहले तो थोड़ा ताश के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको सवाल को बता देंगे। देखो ताश में टोटल आप जानते हैं, ये तो जानते हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं ना ताश में, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, आप जानते हैं। इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भाग में, ठीक है। कौन कौन से, एक होता है आपका पान, एक होता है आपका ईंट, और एक होता है आपका हुकुम, और एक होता है चिड़ी, ठीक है। समझ में आई ना बात। 52 पत्ते होते हैं जिनको आपका 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, और ये सारे जो है 13 होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं, और 13 ये होते हैं, ठीक है। और इन सब के पास अपना खुद का, पान के पास अपना खुद का राजा होता है, खुद की रानी होती है, खुद का गुलाम होता है, और खुद का आपका बादशाह, जिसे हम बादशाह या राजा कह सकते हैं, या इक्का होता है, ठीक है। समझ में आई बात ना, नहीं समझ में, देखो ध्यान सुनो। इनमें टोटल जैसे आपका ये
4 पत्ते अलग अलग हो गए। यहाँ पर सबके पास अपना खुद खुद का एक होता है। देखो एक से समझो, जैसा एक का है पूरा हर चीज़ उसकी है। अब जैसे पान की बात होगी तो पान के पास क्या है, सबसे पहले एक होता है एक, जैसे हम लोग इक्का बोलते हैं, इसके बाद इक्का होता है, ठीक है। एक के बाद इक्का होगा, फिर पूरी गिनती चलती है 2 3 4, ठीक है, 3 4 फिर से आगे आपका 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक गिनती पूरी चलती है। फिर इसके बाद फिर ये आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, गुलाम, ठीक है, रानी और बादशाह, ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी जैसे इसका पूरा है सेम, इस ईंट के भी सेम होते हैं, सेम आपका हुक्म के भी होते हैं, सेम आपकी चिड़ी के भी होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, सेम आपके तीन चारों के होते हैं, चारों के। बस अब यहाँ से आपका कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि रानी टोटल कितनी होती हैं, तो अगर टोटल रानी की बात की जाए तो आपका 4 होती है, ध्यान रखना। अगर टोटल हुक्म की बात करें तो 4 होती हैं, क्योंकि सब में चार चार अलग अलग है, सब में आपका एक एक होता है। इसमें भी एक रानी होती है, इसमें भी एक रानी होती है, इसमें भी एक रानी होती है और इसमें भी एक रानी होती है। तो आपका 4 हो गई, सब में एक एक हुक्म भी होता है, सब में आपका एक एक क्या होता है, चारों में आपका बादशाह होता है और चारों में आपका इक्का भी होता है, ठीक है। तो रानी कितनी होती है, 4 होती है, हुक्म भी 4 होते हैं, और आपका जो गुलाम है, गुलाम भी कितने होते हैं, गुलाम भी 4 होते हैं, और आपका बादशाह भी 4 होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है बादशाह में भी 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आपका 4 होते हैं। कभी कभी क्योंकि पूछ देता है ऐसे कि आपका प्रायिकता जैसे 52 पत्ते दे दिया, उसमें पूछ दिया कि हुक्म आने की प्रायिकता बताओ, तो हुक्म कितनी बार आ सकता है, हुक्म 4 ही होते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर 4 मानना पड़ता है। अभी देखो इस पर सवाल में आएगा आगे, इसमें फिर हम आपको भी बताएंगे, ठीक। तो ये बात आपको पूरे क्लियर हो गई ना समझ में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझ सकते हैं आप, ठीक है। वैसे कुछ कठिन चीज़ नहीं था, बस आपको इतना समझना था कि 52 पत्ते, एक बार फिर से समझा दे, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। आपका एक पान होता है, ईंट होता है, हुक्म होता है और चिड़ी होता है। सबके पास अपने अपने 13 पत्ते होते हैं, और सेम जैसे एक का हाल होता है, सबके पास ऐसे अपने 13 पत्ते होते हैं। सब में आपका अपना खुद का इक्का होता है, खुद का खुद की राजा होता है, रानी होती है, सब में के पास इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। सबका सेम है, बस कुल मिला के जब टोटल हम लोग कह देते हैं, टोटल रानी 4 हो जाती है, हुक्म 4 हो जाते हैं, क्योंकि पास सबके पास अपना खुद का एक एक हो जाएगा। जोड़ो लो, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो 4 हो जाएंगे, और 4 इसके पास हो जाएंगे 4। इस प्रकार से आपका अब तो क्लियर हो गई होंगी, बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब हमने आपका अब सवाल देख लेते हैं। ये पत्ते वाली सारी बातें क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब देख लो थोड़ा यहाँ पे सवाल देख लो। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो आपका अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की, देखो आ गया, रानी होने की संभावना। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि कितने रानी होते हैं, कितने हुक्म होते हैं, कितने इक्का, तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये भी चीज़ समझना जरूरी है कि पत्ते में रानी 4 होती हैं, हुक्म भी 4 होते हैं और गुलाम भी 4 होते हैं, टोटल 52 पत्ते में, और हर के आपके 13 होते हैं। कभी आपसे ऐसे भी कह सकता है कि पत्ते में ईंट आने की संभावना, वो तो सवाल को कैसे भी घुमा सकता है ना, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो हल कर लेते हैं इसको। तो अभी हमने क्या बताया, टोटल कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52 होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लिख लेते हैं इसको हम कि रानी आने की संभावना, रानी होने की संभावना, तो रानी 4 ही होती है, तो 4 ही बार आ सकती है होने की संभावना, क्योंकि कोई भी आ सकती है ना, इसलिए क्योंकि केवल रानी आने की संभावना कह रहा है ना, तो ऐसा 4 बार हो सकता है। तो 4, बस सूत्र लगा दो अपना, PE बराबर में आपका यहाँ पर अनुकूल संख्या होती है बटे में टोटल कुल संख्या 52, काट दो, 4 एकम 4, और ये आपका 13 आ जाएगा। तो 1/13 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना। तो जो आपका ताश की बात है सारी क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई ना बात। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर 1/13। अब देखो हमने एक बार आपको सवाल अच्छी तरीके से समझा दिया। अब अगर कभी अनसॉल्व में ऐसा सवाल आएगा, अभी जब हम आगे सेट कराएं तो वो वाला सवाल हम आपको घर से दे देंगे, तो आपकी भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें आपको हल करना है, हल करके बताना है, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई तथा
आधार का व्यास जो है वो 48 है और 28 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या होती है, h का मान 48 दिया गया है और जो आयतन है सॉरी जो आपका व्यास है वो 28 दिया गया है। चलो इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से देखो। देख लेते हैं ध्यान से, आ जाओ। अब इस सवाल को ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अभी तक तो ऑब्जेक्टिव था, ठीक। अब देखो ध्यान से लिख लेते हैं। देखो दूसरे का आपका कौन सा है, दूसरा खंड बा, ठीक है। दूसरे का आपको इस प्रकार से डालना है, दूसरे का नंबर हल करने जा रहे हैं ना हम। तो यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि जो इसकी शंकु की ऊंचाई और आधार, तो जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है, ऊंचाई जिसे हम लोग एच भी कह सकते हैं, एच बराबर वो हमें दी गई है 48 है, और जो इसका आधार का व्यास है, व्यास, ठीक है, जिसे हम लोग डी से कह सकते हैं, वो आपको 28 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हो, क्योंकि जो व्यास है इसका त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो आप त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या बराबर आप कह सकते हो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 14। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन देखो आगे सूत्र वाले सवाल। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन लिख दो, यहाँ पर लिख दो शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर में एच, ठीक है। हल कर, अब यहाँ पर इसके मान रख दो, बस आंसर आ जाएगा आपका 1/3। पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है आपका, ये देखो दिया गया 14 गुणा में 14 और इंटू एच का मान कितना दिया गया, 48 दिया गया, ये देखो ऊपर, ठीक। बस रख दो, हल कर लो इसको, 7 दूनी 14 और ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और आपका एक ये 3 से 18, 1/18 3 से 18, ठीक। इस प्रकार से अब बस इसे हल कर लो, 14 दूनी 28 और 22 गुणा 16 कर लो ना, ये 14 दूनी 28 ये हो गया, और 22 का गुणा 16 कर लो, तो कितना आ जाएगा आपका, इसे यहाँ पर लिख लो, 28 यहाँ पर लिख लो और 22 का गुणा 16 करना ना आपको। तो यहाँ से डायरेक्ट करो, 16 दूनी 32, 32 के 2 हासिल लगा 3, 16 दूनी 32 और 3 35, ठीक है। आपको अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख करके भी कर सकते हैं। 22 दूनी 44, ये तो ये तो समझ में आया होगा, तो हमने 14 दूनी 28 किया, फिर इसको आप लिख कर भी ऐसे कर लें, यहाँ पर ऐसे लिख लेना 22 गुणा 16, फिर से कर लेना गुणा, इस प्रकार से। बस अब इसको हम कर लेते हैं, बस ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो कर लो, जब 8 का गुणा इसमें करोगे आपका, ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर लो, 8 दूनी 16 ऐसे कर लेते हैं, 8 दूनी 16 के 6 हासिल कितना लगा 1, 8 45 के 41 के 1 हासिल कितना लगा 4, 8 का 24 और 4 28, फिर इसका कर लो, 2 दूनी 4, 2 5 10 के 0 हासिल कितना लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 6 4 1 5 और 8 7 2 9, तो 9856 जो है वो हमारा इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, ठीक। तो बस यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन थी यहाँ पर, और ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन गुणा भाग में गलती ना हो। भले थोड़ा सा यहाँ पर आप अगर यहाँ ना समझ में आ रहा हो आप तो अलग से गुणा कर लें, लेकिन गुणा भाग में गलती ना करें, क्योंकि यहाँ तक आप सवाल पूरा करते आए सही, फिर हमने अगर आंसर में गलती करते तो फिर वो सवाल आपका कट ही जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सूत्र लिख लो आप सारे, शंकु का आयतन का आपको हमने बता दिया है, और उसका भी लिख लो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ जैसे आज जैसे कोई आयतन का पूछ दिया तो आयतन के सारे सूत्र लिखा देंगे, तो ऐसे से आपको चीज़ें सारी समझ में हम मतलब बताते जाएंगे, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख लो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है आपका पाई आर कोष्ठ में एच प्लस में आर, ठीक है। और एक सूत्र और लिख लो, एक त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई का सूत्र भी होता है, त्रियक ऊंचाई, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर आगे सवाल आएंगे तो फिर आपको बताएंगे त्रियक ऊंचाई, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। एल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये आपका त्रियक ऊंचाई सूत्र होता है। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप स्क्वायर ना लगाएं तो स्क्वायर हटाकर एल बराबर रूट लगाकर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो ये सारे सूत्र जो हैं आपको याद रखें। ये सूत्र आपने लिखवाया यहाँ पर, और ये लिखवाया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर, और एक त्रियक ऊंचाई का एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है।
क्लियर हो गया ना। अब देख लो, ये आपका पहला 2 का नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं खा नंबर सवाल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको गुणनखंड निकालना है खा नंबर सवाल में। इसमें कह रहा है कि ज़रा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लो, ज्ञात करना है, तो एलसीएम निकाल लो। यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं आपका दूसरे का खा नंबर 96 का और 404 का एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो चीज़ आपको कॉमन दिखती है, दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हमें लेकिन यहाँ पर गुणनखंड विधि से निकाल कर दिखाना है उनको। तो देखो चलो भाई निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। तो निकाल लो दोनों का अलग अलग। 96 का जब आप करोगे तो 2 से काटो, 2 को 8 और 2 8 16, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 को 8, फिर 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, फिर आपका 3 से कट जाएगा इस प्रकार से। फिर इसको 400 को काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, आपका 2 एकम 2 और ये। फिर अब किससे कटेगा, अब ना 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा, तो 101 से काट लो, 101 101। अब बस, अब इसमें क्या होता है, जो कॉमन होता है वहाँ से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको दिखा के करना है ना, पूरा दूसरा नंबर है। तो इसको आप ऐसे करो, क्या करो कि यहाँ पर लिखो 96, यहाँ पर लिखो 404। इसको सारे यहाँ से लिखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और 2 गुणा में 3। इस प्रकार से यहाँ पर 2 गुणा में 2 गुणा में 101। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया कि एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो ही लिए जाते हैं। देखो यहाँ से ये कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, और यहाँ से ये कॉमन दिख रहा है, ये मिल जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, अगर यहाँ पर 101 है तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर 2 है तो अब यहाँ पर 2 नहीं बचा। तो बस ये हमारा जो 4 है इसका एचसीएफ आ जाएगा। 96 404 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना आपका, ये 2 का खा नंबर। यहाँ से आप एचसीएफ गुणन, सरल सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस यहाँ ऊपर वाले में से आपको अगर सूत्र याद था तो सूत्र से मतलब लगा लोगे सवाल, और अगर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, अब देखो दूसरे का गा नंबर देख लेते हैं। दूसरे का गा नंबर समझो। अब इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखो निर्देशांक ज्यामिति का है कि बिंदु जो है आपका 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब यहाँ पर भी सूत्र लगना है। 2,3 ये क्या होते हैं, ये आपका m1 होता है, ये m2 होता है, और यहाँ पर इसे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। चलो हल कर लेते हैं इसको भी, देखो ध्यान से। लिख लेते हैं यहाँ पर बिंदु क्या है हमारे पास, बिंदु दिए गए हैं -1 है और कामा में 7 है, और आपका अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है, सूत्र को। 4 कामा में -3, और जो अनुपात दिया गया है, अनुपात जो दिया गया है ये m1 और m2 के मान होते हैं। आपका दिया गया, क्या दिया गया है, हाँ 2:3। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस का चिन्ह लगा है, और हाँ ये x1 का मान होता है, अभी पीछे भी आपको बताते आए हैं, और ये y1 का मान होता है, और इसमें ये x2 का मान होता है, और ये y2 का मान होता है। अनुपात में ये m1 का मान होता है, ये m2 का मान होता है। ठीक, बस अब हल कर लो। अब इसके लिए आप हल कब करोगे, हल आप तब कर पाओगे जब आपको इसका सूत्र पता होगा, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, लिख लो, देखना ध्यान से सूत्र, ठीक है। देखो इसके लिए सूत्र होता है एक कि m1 x2, ठीक है, प्लस में m2 x1 बट्टे में m1 प्लस में m2 कॉमा m1 y2 और प्लस में m2 y1। यहाँ पर इंटू का चिन्ह लगा है, ठीक है, और प्लस बट्टे में m1 प्लस में m2, बस। ये इसका सूत्र याद
सूत्र मतलब निकाल का नाम होता है, ठीक है। अब बस इसमें इसके मान रखना है और इसको हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो निकाल, मतलब कि मान आपको घर के लिए देने, ठीक है। तो आपको ये जो इसको इस वाला सवाल को आपको घर के लिए देते हैं, 2 का कौन सा नंबर गा नंबर है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको मान निकाल करके हमें मतलब आंसर दे बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप किसमें देंगे, हमने पूरा सूत्र लिख करके दे दिया है, ऊपर सारे मान बता दिए हैं कि ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 है, ये y2 का, और ये m1 का, ये m2 का। तो इसका आंसर आप किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा का ये मान दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो ध्यान से कि हमें यहाँ पर होता है कि साइन अल्फा का मान दिया गया है 1/2 और कॉस बीटा का मान दिया गया है 1/2 हो। तो क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान बराबर में क्या, ठीक है। मान हमें इसका ज्ञात करना है। तो बस अब यहाँ पर भी देखो आपका मान ही लग रहा है। अगर आपको साइन और कॉस के इसके सब मान सारे पता है तो आप इसको हल कर लोगे। तो देखो साइन अल्फ़ा, अब 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है, ठीक है। जिसको पता होगा वो तुरंत सवाल को हल कर, तुरंत समझ के ही हल कर लेगा। तो साइन से साइन कट जाएगा, अल्फ़ा बराबर आपका 30 डिग्री आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर कॉस बीटा बराबर, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है। बस यहाँ से इसको कट जाएगा, बीटा बराबर हमारा 60 अंश यहाँ से निकल कर आ जाएगा। बस ये दोनों मान को यहाँ पर रख दो, अल्फ़ा का मान 30 था और बीटा का मान 60 था। बस 60 30 90। बस थोड़ा सा आपको समझना है, सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस यहाँ से आप समझ सकते हो। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। कि बिंदु जो P -6,8 इसकी मूल बिंदु से दूरी। अब देखो मूल बिंदु से दूरी, ये भी निर्देशांक ज्यामिति का एक पार्ट है और यहाँ पर भी आपका सूत्र लगेगा, ठीक है। सूत्र लगाओ, अब देखो हल करो इसको। हाँ आपका 2 का कौन सा नंबर है, इनका नंबर, ठीक है। P 6,-8, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस का 6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताना है। ये आपको इसे वहाँ पर लिख लेना है, बस आपको सिर्फ सॉल्यूशन डालना है और हल करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे डालो, बस स्टार्ट कर तो करना। यहाँ पर ये डाल देना 2 का इनका नंबर हल, ठीक है। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है मूल बिंदु से अगर दूरी की बात हो जाएगी तो यहाँ पर सूत्र होता है आपका क्या होता है कि रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि ये x1 होता है और ये आपका y1 होता है, सॉरी ये y1, ठीक। बस इसमें इसका मान रख दो, x1 का मान कितना है 6, तो 6 36 हो जाएगा और ये y 64 हो जाएगा। 36 और 64 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। रूट के अंदर 100 किसका होता है 10 का, ठीक। तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस सरल सवाल है, बस थोड़ा सा समझना, और अगर आपको सूत्र याद होता मूल बिंदु से दूरी वाला तो सवाल ये आपका हो जाता तुरंत। ये वाला सूत्र मूल बिंदु से दूरी अगर ज्ञात करना हो तो ध्यान रखना, रूट के अंदर x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का होल स्क्वायर, बस आपका आंसर आ गया, ठीक। अब बस लास्ट सवाल और देख लो, 2 का 4 नंबर। अब देखो इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये मान दिए गए, इसको सिद्ध करना है। इसको पहले लिख लेते हैं फिर इसको हल करते हैं। चलो आ जाओ हल कर लेते हैं इसको, है ना। तो अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर, देखो आप यहाँ पर आपको हल करना होता है। आप चाहे LHS को उठा करके RHS को प्रूफ कर दें, मतलब LHS में RHS का मान निकालना है, मतलब निकालना है, ठीक है, निकाल दें, या फिर आप RHS से उठा करके LHS को प्रूफ कर दें। आप किसी एक को उठा करके एक का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर LHS को लेकर के RHS को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आप जिसको उठा रहे हैं वो आपको लिखना जरूरी है, यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर आप तो हल तो लिखेंगे ही, यहाँ पर लिख दो LHS लेने पर, जिससे पता चल जाए एग्जामिनर को कि आप इस वाले पद को लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो LHS लेने पर। तो LHS का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि जो बायां पक्ष लेने पर। RHS मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने LHS लिखा तो यहाँ पर लिख दो cot A माइनस का cos A बटे में cot A प्लस में cos A, ठीक है।
कर लो हल भाई इसको। अब देखो, आप जानते होंगे कि कॉट ए का एक होता है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि साइन ए अपॉन में कॉस ए, सॉरी गलती हो गई, कॉस ए अपॉन में साइन, वो साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है 10 का। ठीक, अब यहाँ पर हम इधर लिख देंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस का कॉस ए को बना रहने देते ऐसे ही, माइनस का कॉस ए बटे में, फिर आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस में, सॉरी हाँ क्या गलती हो रही, ये कॉट है ना, कॉट यहाँ पर कॉट, तो कॉस ए बटे में साइन ए, और यहाँ पर प्लस में आपका क्या है, कॉस ए। ठीक, इतना ही यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है। ठीक, इसको आपने इसको तोड़ लिया, सिर्फ अभी कॉट को ही तोड़ा है, और यहाँ पर उतना उसको ऐसे ही लिख दिया बस। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से कॉस आपको कॉमन लेना है, बिल्कुल सरल सवाल है, थोड़ा सा समझना है कि यहाँ से जब आप अगर कॉस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/साइन ए, क्योंकि ये कॉस आपने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से भी कॉस कॉमन हो जाएगा तो माइनस का 1 बटे में, यहाँ से भी कॉस कॉमन ले लो, कॉस ए कॉमन ले लिया तो 1/साइन ए, यहाँ पर भी बचेगा माइनस का, सॉरी प्लस का 1। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा तो यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह लगा, तो यहाँ पर भी ये बच गया। ठीक, ये कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, तो ये 1/साइन ए होता है, क्या होता है, कॉसेक ए माइनस का 1, और 1/साइन ए कॉसेक ए प्लस का 1। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। यहाँ पर लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। ठीक, बस ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो आज हमने जो MCQ क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, उसको सारा समझ लिया यहाँ तक, और अच्छे से समझा है, और जो हमने आपको एक सवाल की वो दी है आपको या हल करने के लिए, ठीक है, उस सवाल तो मैं आंसर, तो इस वाले कौन सा था, ये सवाल था इसका, तो इसको आपका, हाँ कौन सा था, हाँ ये वाला था, 2 का घ नंबर, तो इसका हमने सूत्र लिख दिया है, इसको आपका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जो हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमने आज के पूरे आपका जो है कौन से सवाल कहाँ से, यहाँ से 1 से लेकर के पूरा 20 नंबर तक इसको हल करा दिया, और गा नंबर तक इसको हल करा दिया, और यहाँ तक जितने भी सूत्र थे हमने सारे, जहाँ हमें सवाल मतलब सूत्र मिले हैं वहाँ सारे सूत्र भी बता दिए हमने, हर चीज़ को आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर फिर भी अभी भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो हमें आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, और इस सवाल को आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा, बस सिर्फ मान रखना है। अगर फिर भी ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको कल की वीडियो में इस सवाल को भी अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।